हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन से डायनेमिक्स को कंटिन्यू करेंगे। हमने ऑलरेडी एक लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया है और उम्मीद है कि आप देखे होंगे और समझ आया होगा। हमने डिस्कस किया था वर्क और पावर को। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एनर्जी को। तो सीधे शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो होगा एनर्जी। क्या होगा? एनर्जी। इसको हिंदी में करते हैं ऊर्जा। देखिए, कोई बंदा, कोई आदमी, कोई मशीन कितना काम कर सकता है, कितना काम कर सकता है, वो पूरा का पूरा जितना काम वो कर सकता है, वो पूरे काम करने की जो उसके पास एबिलिटी है, दैट इज एनर्जी। क्लियर है? उसके पास मतलब मेरे पास जो एनर्जी है उसी से मैं तो काम कर सकता हूँ। अलग बात है मैं 100% सारी एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा, बट स्टिल हम जितना वर्क मैक्सिमम कर सकते हैं वो सारे के सारे वर्क जो होंगे वो सारा एक्चुअल में एनर्जी के इक्वल होगा। क्लियर है? तो एनर्जी इज नथिंग बट व्हाट, इसका डेफिनेशन तो आप बार बार सुने होंगे, द कैपेसिटी और एबिलिटी, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो बेसिकली एनर्जी वर्क से रिलेटेड है। वर्क एनर्जी नहीं है, वर्क इज द वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। जो आपके पास एनर्जी है उसको ट्रांसफर करने का वे है क्या? वर्क। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो मेरे अंदर एक एनर्जी है स्टोर्ड, उसको मैं साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो वर्क कर रहा हूं। तो वर्क इज द वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। मेरी बात समझ आ रही है? लेकिन क्या, यही तो बातें हैं, ठीक है। एनर्जी में अगर हम बात करें तो एनर्जी चूंकि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क है, तो जो वर्क का यूनिट होगा, जिस तरह से वर्क को मेजर करेंगे उसी तरह से हम एनर्जी को भी मेजर करेंगे। तो इसका अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? जूल होगा, है ना। इसका सिंबल कैपिटल जे, स्मॉल से शुरू होगा, ये मैंने बातें कह दी है ना। ये भी कैसा क्वांटिटी होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा, क्योंकि वर्क एक कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। इसमें डिटेल समझाने की कोई जरूरत नहीं है। इसका अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला निकालूं तो वही होगा जो वर्क का होगा, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ml2t-2। अब इसमें कुछ बेसिक बातें हैं जो आपकी किताब में है, क्योंकि मैं पियर्सन को फॉलो कर रहा हूं तो पियर्सन के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आपके पास भी किताब होनी चाहिए। सबसे पहले ये यूनिट की बात करी है, उसके बाद बात और किसकी करी है? सीजीएस यूनिट की। किसकी? तो ये भी बहुत सिंपल, वही वर्क का सीजीएस यूनिट मैंने बताया था, है ना। वो क्या होगा? अर्ग होगा। क्या होगा? इन दोनों में रिलेशन भी मैंने बता दिया है। एक बार मैं फिर बता दूं, 1 जूल होता है किसके बराबर? 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको अगर हम सीजीएस में कन्वर्ट करें तो 1 किलोग्राम होगा 1000 ग्राम, 10⁻³ ग्राम। 1 मीटर क्या होगा? 100 सेंटीमीटर, 10⁻², सेंटीमीटर उसका स्क्वायर, सेकंड -2। तो ये होगा 10⁻³ ग्राम इंटू 10⁻², 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। 4 और 3 कितना हुआ? 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। दैट इज 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। ये मैंने ऑलरेडी बताया है, तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा जल्दी बताने की आपको कर रहा हूँ कोशिश। ओके बच्चों, चलिए ये तो बात हो गई, है ना। इसके बहुत टाइप्स हैं एनर्जी के। सबसे पहले अगर बात करें हीट एनर्जी की, हीट एनर्जी इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ एनर्जी। वैसे ये कहना गलत है, हीट इज ऑल्सो द वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, है ना। हीट होता है नॉन मैकेनिकली वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, और जो वर्क होता है वो मैकेनिकली होता है। तो इतने डिटेल में मत जाइए, बस इतना समझे कि हीट भी, जब हम लोग हीट की बात करते हैं, एक्चुअली वहां पे भी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है, बट वो नॉन मैकेनिकल वे से होता है। जब हम लोग वर्क की बात करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इसको पकड़ा और इसको उठा के ऊपर लेके गया, तो ये मैकेनिकली आई एम डूइंग वर्क। लेकिन जब हीट की बात कहते हैं उसमें भी वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, बट दैट इज नॉन मैकेनिकली। समझ रहे हैं? तो थोड़ी सी गहरी बात हो जाएगी। अभी हीट एनर्जी को आप टाइप ऑफ एनर्जी में ही शामिल कर लें तो ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है, ठीक है। हीट को अलग से समझना पड़ेगा, हीट और टेम्परेचर वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो हीट क्या? इट इज द एनर्जी विच कॉजेज अ सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ये एक ऐसा एनर्जी है जो सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को देता है। सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, एग्जैक्ट डेफिनेशन तो किसी का भी नहीं पॉसिबल है। स्टिल हीट एनर्जी दिमाग में जब भी आता है, जैसे मैं बोलूं लाइट एनर्जी, तो लाइट एनर्जी एक सेंस देता है किसका? देखने की साउंड एनर्जी की बात करें तो सुनने वाली बात होगी। तो ये एक सेंसेशन है। जब भी मैं बोलूंगा कि ये गर्म है तो बोलेंगे उसमें हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बट हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा है ये कहना सही बात नहीं है ना। तो ये बाद में समझेंगे, ठीक है। अभी इतना जाना है कि हीट एनर्जी को हम अप्रॉक्सीमेटली मान लेते हैं, इट इज द टाइप ऑफ एनर्जी। क्लियर है? तो
जैसे एग्जांपल में एनर्जी ऑब्टेन बाय बर्निंग वुड, हीट एनर्जी इज मेजर्ड इन कैलोरीज और किलो कैलोरीज। तो हीट एनर्जी को पहले हीट एनर्जी जो था ना वो हीट एनर्जी के फॉर्म में था ही नहीं, वो एनर्जी के टाइप में या एनर्जी की बात ही नहीं थी। वो हीट एक ऐसी बात थी, जब भी हम हीट की बात करते थे, जैसे पानी को गर्म करना है तो हम कहते थे कि इतना हीट दें, और हीट को मेजर करने के लिए हम लोग कैलोरी का इस्तेमाल करते थे। तो एक्चुअली कैलोरी वाज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी या और ऑफ वर्क। मेरी बात समझ आ रही है? जो कैलोरी है ना, जो कैलोरी है, एक कैलोरी मैं बता रहा हूँ, एक कैलोरी जिसको हम है ना इसका जूल में आता है अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ 4.2 ही लिया है, हाँ 4.2 ही लिया है, वैसे 4.186 होता है। होता क्या है कि जो कैलोरी था ना, कैलोरी क्या था, कैलोरी को ऐसे डिफाइन किया गया था कि पानी को अगर आपको गर्म करना हो, पानी को अगर गर्म करना हो और 1 ग्राम पानी है, ठीक है, 1 ग्राम क्या है बताइए, वाटर, इसका टेम्परेचर अगर आपको इंक्रीज करना है बाई 1 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर ऑफ वाटर जो लिक्विड स्टेट में है उसका टेम्परेचर अगर आपको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना हो, उसमें जितना हीट लगता था, जो लगता है, वो एक्चुअल में 1 कैलोरी बोला जाता था। तो बाद में पता चला कि हीट में भी अगर बात करें तो वो एनर्जी ही के टाइप में आता है, और इक्विवेलेंटली देखा गया है कि 1 कैलोरी किसके बराबर होता है, 4.2 जूल के बराबर। मतलब जितना 1 कैलोरी पहले मानते थे, वो बाद में पता चला कि जूल जो यूनिट है एनर्जी का, और हीट भी चूंकि एनर्जी है, हीट भी चूंकि एनर्जी है, तो कैलोरी किससे रिलेटेड होगा, जूल से, और 1 कैलोरी किसके बराबर आया, 4.2 जूल के। वहीं पे अगर हम बात करें 1 kcal, दैट इज 1 किलो कैलोरी, ये होता है 4.2 इंटू 1000 जूल, दैट इज 4200 जूल्स। ओके, या आप कहें तो 4.2 किलो जूल, 4.2 जो तो किलो जूल ही हुआ, है ना। तो 1 किलो कैलोरी कितना हुआ, 4200 जूल। तो कैलोरी पहले यूनिट था हीट एनर्जी का, मतलब हीट का था, और बाद में पता चला कि हीट भी एक एनर्जी है, तो एनर्जी दैट इज कैलोरी और जूल को, हीट को और जो एनर्जी है, जो इनका यूनिट था पहले, एनर्जी का यूनिट जूल और हीट का एनर्जी कैलोरी, लेकिन कैलोरी भी तो एनर्जी का यूनिट हुआ ना, क्योंकि हीट अब ये मान लिया जा चुका है कि इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लियर है? अगर पूछा जाए कैलोरी क्या है, तो कैलोरी इस तरह से डिफाइन था और अब है भी कि 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर अगर आपको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना हो, तो उसमें जो हीट सप्लाई आपको करना पड़ता है, दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट इज 1 कैलोरी, 1 कैलोरी। क्लियर है? तो हीट एनर्जी की बात थी। तो हीट एनर्जी कौन चीज का सेंस देता है, हॉटनेस और कोल्डनेस का। लेकिन हीट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये कहना ऐसा सही नहीं। हीट इज अ वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, नॉन मैकेनिकली। ये डेप्थ वाली बात हो गई। अभी आप मान लें कि इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लियर है? अब कंफ्यूजन में मत चले जाएं, है ना, मोटे मोटे तौर पर समझने की कोशिश करें। अब आते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है ना। एनर्जी पॉसेस्ड बाय चार्ज्ड पार्टिकल्स इन मोशन इज रिफर्ड टू एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब चार्ज्ड पार्टिकल किस में आता है, मोशन में, है ना। इसमें जो चार्ज्ड पार्टिकल है, चार्ज्ड पार्टिकल है, वो किस में आ जाता है, मोशन में, और मोशन में आने की वजह से उसके पास जो एनर्जी पॉसेस होती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्योंकि एनर्जी है तो इसको भी हम जूल में ही मेजर करेंगे, लेकिन इसको हम लोग जो मेजर करते हैं, जब सबसे पहला यूनिट है एक, है ना, इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग किलो वाट आवर। के स्मॉल है, डब्ल्यू कैपिटल है, किलो वाट आवर। अब ये क्या चीज़ है, मैंने आप लोगों को बताया था कि पावर जो है, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क बाय टाइम, और यहाँ पे वर्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अगर कन्वर्ट हो जाए, मतलब जो वर्क है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से अगर कनेक्टेड हो जाए, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं E बाई टी। तो एनर्जी का फार्मूला क्या हो गया, पावर गुना टाइम। वर्क ही तो एनर्जी है ना, मतलब जो आप काम कर रहे हैं, है ना, जितना आप काम कर पा रहे हैं वो सारा काम ही तो एनर्जी है। तो यहाँ पे ये वर्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम ले लिए, तो P बराबर क्या, एनर्जी बाई टाइम, तो E बराबर क्या हो गया, P इंटू टी। तो मैं अगर ऐसा यूनिट निकालूँ एनर्जी का, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, तो पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट, W कैपिटल है वाट, और टाइम का सेकंड, वाट और सेकंड को मिला के हम क्या बोलेंगे, जूल। दैट इज ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी वाट सेकंड या जूल, सिंपल। तो मैं अगर किलो वाट आवर लूँ, तो इसको अगर समझने की कोशिश करें, किलो वाट आवर कॉमर्शियल यूनिट है, या जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कंज्यूम करते हैं घर में, वो kWh में ही मेजर होता है, इसको इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कहते हैं। 1 किलो वाट का मतलब क्या हो गया, 1000 वाट, और 1 घंटा यहाँ पे है, 1 घंटे में 60 मिनट गुना 60 सेकेंड्स हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? मैं अगर बोलूँ 1 आवर, 1 आवर का मतलब क्या हो गया बच्चों, 60 मिनट्स। 60 इंटू 60 करेंगे तो किस में आ जाएगा, सेकंड में। तो 1 घंटे में 60 इंटू 60 क्या होगा,
सेकेंड्स होगा। क्लियर है बच्चों? तो ये होगा 6 6 जा 36 और कितने जीरो 10 पे पावर 3 और 2 कितना 5 वाट सेकेंड। और हमने अभी आपको समझाया वाट सेकेंड किसके बराबर है, जूल के बराबर है। दैट इज ये हो गया 3.6 10 पे पावर, यहाँ पे 0.6 था, पॉइंट मतलब 36 को 3.6 लिखे तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 10⁵ और वाट सेकेंड जूल है 10⁵ है या 1 है, तो ये हो गया 3.6 10⁶ जूल। दैट इज 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10⁶ जूल हुआ। दैट इज इसी को हम बोलते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जब हम लोग यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं मतलब एक यूनिट में 3.6 इंटू 10⁶ जूल, यही होगा 3.6, इसको मेगा बोलते हैं, मेगा जूल। दैट इज 1 किलोवाट आवर, दैट इज एक यूनिट अगर हम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं जिसका 5 6 7 8 रुपये इस तरह से देते हैं, रेट पे डिपेंड करता है कितना रेट है आपके शहर में या आपके घर में, तो वो एक यूनिट में हम 3.6 मिलियन जूल का इस्तेमाल करते हैं। एक यूनिट में कितना 3.6 मिलियन जूल। आई थिंक आपको बात मेरी समझ आ रही है। इसमें और भी कुछ बोला है, शायद 1 वाट आवर के बारे में भी डिस्कस किया है, आसानी जैसे 1 किलो वाट आवर है उसी तरह से 1 वाट आवर को डिस्कस किया है। तो क्या ही है इसमें, है ना, 1 वाट आवर। तो 1 वाट का मतलब क्या, 1 वाट 1 घंटे में कितना 3600 सेकेंड्स, दैट इज 3600 वाट सेकेंड। और वाट सेकेंड को अभी हमने बताया कितना होता है जूल, मतलब 3600 जूल हो गया। दैट इज 1 वाट आवर किसके बराबर हुआ 3600 जूल्स। क्लियर है? आई थिंक बात आपको समझ आ गई है ना। उसके बाद दूसरा यूनिट इस्तेमाल होता है इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, इसको मिटा दूं। चलिए बहुत बढ़िया, इतनी बात आपको समझ आ गई। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, ये भी यूनिट है किसका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, एक्चुअली एनर्जी का मतलब वर्क का। तो अगर मैं बोलूं 1 eV, ए की मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू 1 वोल्ट, V स्टैंड फॉर वोल्ट। ये किसका यूनिट है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये आप जान लें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होता है वोल्ट। क्लियर है? एक इलेक्ट्रॉन में होता है 1.6 मैग्नीट्यूड में 10⁻⁻19 कूलम इंटू क्या हुआ 1 वोल्ट। ये C क्या है, कूलम। किसका यूनिट है, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, जानते होंगे आप, है ना। तो ये हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1, उतना ही रहेगा कूलम वोल्ट। तो एक बात जान ले आप, जो वोल्टेज होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, वो होता है वर्क डन बटे चार्ज। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, ये तो वर्क डन है, और ये क्या है हमारा चार्ज, है ना। बाद में समझेंगे ये सारी बातें आप। तो वर्क बराबर क्या होगा Q इंटू बी। इसके यूनिट की अगर हम बात करें, चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम, और वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट। और कूलम वोल्ट क्योंकि दोनों ऐसा यूनिट है तो इसको भी हम जूल कहेंगे। तो आप कूलम वोल्ट जान लें, कूलम वोल्ट किसके बराबर होता है, जूल के बराबर। दैट इज ये हुआ 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 जूल। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब भी इस्तेमाल हो तो यही बात होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। क्लियर है? तो ये मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बताने की कोशिश की, हो सकता है कि आपको यहाँ पे परेशानी होती, तो मैंने इसको भी डिस्कस करने की कोशिश की। वैसे इंपॉर्टेंट इतना था नहीं, मुझे लगता है आप खुद जानते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, जानते हैं तो अच्छी बात है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बात करी गई है, लाइट एनर्जी। अब बताइए इसको बताने की क्या ही ज़रूरत है ना। जो हमारी लाइट एनर्जी है क्या करता है, सेंसेशन ऑफ क्या देता है बताइए, कॉल सेंसेशन ऑफ साइट। ये क्या देता है, सेंसेशन ऑफ साइट। इसी की वजह से हम चीज़ों को देख सकते हैं। वैसे लाइट एनर्जी ठीक से कुछ डिफाइंड नहीं है, तब भी यहाँ पे बोला इट इज द एनर्जी विच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ साइट, देखने वाली बात होती है ना। लाइट एनर्जी एमिटेड बाय सन, साउंड एनर्जी। अब बताइए इसको भी क्या बोले, ये सेंसेशन ऑफ क्या देता है, हियरिंग देता है। क्या लिखा है देखते हैं, सेंसेशन ऑफ हियरिंग, सही लिखा है। सेंसेशन ऑफ साइट है यहाँ पे, यहाँ सेंसेशन ऑफ हियरिंग। इट इज द एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग, जैसे द रिंगिंग ऑफ अ बेल, है ना। मैग्नेटिक एनर्जी, एनर्जी पॉजेस्ड बाय मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक एनर्जी। जैसे मोटर्स में इस्तेमाल करते हैं हम लोग मैग्नेट, उसमें मैग्नेटिक एनर्जी। केमिकल एनर्जी, एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब बाय एटम्स और मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी,
ये थोड़ा सा मतलब बहुत ही डेप्थ वाली बात होगी। न्यूक्लियस के अंदर कुछ एनर्जी होती है, उसको हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। फीजन होता है, फ्यूजन होता है ना। तो उसके बाद कौन सी एनर्जी हुई? मैग्नेटिक एनर्जी। ये बताने की कोई बात ही नहीं, मैग्नेट के अंदर जो एनर्जी होगी वही मैग्नेटिक एनर्जी होगी। उसी तरह से केमिकल एनर्जी है ना, रिएक्शंस में जो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? केमिकल एनर्जी। उसके बाद आती है कौन सी एनर्जी? न्यूक्लियर एनर्जी। दीज आर द टाइप्स ऑफ एनर्जी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है वैसे, यहाँ पे आप सुने होंगे E बराबर mc²। मतलब अगर कोई थोड़ा भी मास अगर हमारा क्या हो जा रहा है, डिस्टर्ब हो जा रहा है न्यूक्लियस का कुछ रिएक्शन में, फीजन होता है, फ्यूजन होता है ना। क्या क्या होता है बोलिए? फीजन होता है और फ्यूजन होता है। फीजन मतलब टूटना और फ्यूजन मतलब जुड़ना। तो इन दोनों प्रोसेस में अगर मास का डिफेक्ट होता है, मास का कुछ मासेस की कमी हो जाए, तो ये जो मास गायब हुआ, जितना मास गायब हुआ उसको सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट। आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? बहुत ज़्यादा होती है। कितनी होती है वैक्यूम में इसकी स्पीड? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्स। तो यहाँ पे अगर इतना पुट करेंगे, कुछ मास गायब हो जाए, इसका वैल्यू जो भी कैलकुलेट करके आएगा वो एनर्जी देगा, एंड दैट विल बी न्यूक्लियर एनर्जी, है ना। तो इसमें नहीं जा रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी में न्यूक्लियस की बात होती है, और एटम के अंदर न्यूक्लियस काफ़ी छोटा है, आप जानते होंगे। अगर आप मान लें एक पूरा फुटबॉल का मैदान है, पूरा फुटबॉल के मैदान में अगर फुटबॉल को सेंटर में रखें तो सेंटर न्यूक्लियस है, इतना छोटा है। तो वहाँ पे एनर्जी जो पॉजेज होती है दैट इज ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। वहाँ पे कोई भी अगर रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शंस कहना ठीक नहीं है, फीजन फ्यूजन होता है, ये सारी चीज़ें होती है। उस फीजन फ्यूजन के प्रोसेस में मास का कुछ डिफेक्ट होता है। मतलब जो आप कह रहे हैं कि मास बदलता नहीं है, मास गायब हो जाता है, वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, बस मोटे तौर पर इतना समझे। तो वो जो एनर्जी है दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी, उसको कंट्रोल्ड वे में इस्तेमाल करना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो होना बहुत मुश्किल होता है, वो चैलेंज है एक दुनिया के लिए, ठीक है। चलिए, मोटे मोटे तौर पर चीज़ें थी जो बहुत डिटेल पढ़ना था नहीं हमें, ठीक है। जो हमें पढ़ना है दैट इज एक्चुअली मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। कौन सा एनर्जी बच्चों? मैकेनिकल एनर्जी। जो मैकेनिकल एनर्जी होती है किसी बॉडी के, जो माइक्रोस्कोपिक जो बॉडीज़ होते हैं, बड़े बॉडीज़ की बात कर रहे हैं, मैं न्यूक्लियस वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। उन बॉडीज़ में, है ना, उस बॉडीज़ की अगर बात करें, कोई भी बॉडी अगर लें जो हम देख पाते हैं, उस बॉडी का जो पोजीशन है उसकी वजह से, उसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से और उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है, वो सारी एनर्जीज का सम को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। इसमें दो तरह की एनर्जीज आएंगी। एक होगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी। जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात हो तो समझ जाइए यहाँ पे एनर्जी पॉजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी। मतलब बॉडी का जो कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अगर आप प्रेस करके दबा के रखते हैं तो उसका कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव आ जाएगा। तो उसका जो अब नया कॉन्फ़िगरेशन है उसमें जो एनर्जी पॉजेज हुई, उसके पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। जब उसको छोड़ देंगे तो मोशन में आ जाएगा, तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टिल उसके पास कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, उसका कुछ की कुछ बनावट होगी, उसका कुछ पोजीशन होगा, उसकी वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन जब चलने लगेगा तो उसकी वजह से कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। तो दो तरह की बात हुई, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों का जो सम है उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ये किसकी वजह से होता है? पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। ये किसकी वजह से? मोशन की वजह से, प्योरली आप कहें तो स्पीड की वजह से। क्लियर है? तो ये सब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, मैं तो बस आपको जो डेरिवेशन है उसको समझाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में बात करी गई है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। और दूसरी बात होगी आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जैसे मैं स्प्रिंग को दबाऊं तो स्प्रिंग अपने आप वापस अपने कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन करने की उसके पास एबिलिटी होती है। 100% कोई नहीं हो पाता, लेकिन ठीक है जितना भी हो पाता। अब कागज़ को मोड़ के रख दें, कागज़ वापस तो नहीं आ सकता ना, है ना, उसी कॉन्फ़िगरेशन में। तो बात यह है कि कुछ कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसको आप क्या करें, उसको अगर डिफॉर्म करने की कोशिश करें तो उसके पास एक एबिलिटी होती है वापस उसी पोजीशन में, उसी कॉन्फ़िगरेशन में आने की। तो उसके पास जो एबिलिटी है ना, जब आप स्प्रिंग को दबाते हैं उसके पास जो एनर्जी अभी स्टोर्ड है, जिसको आप छोड़ते ही वापस वो अपना मोशन में आके उसी कॉन्फ़िगरेशन में आने की वो कोशिश करेगा। जो स्टोर्ड एनर्जी है दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। या कोई भी इलास्टिक मटेरियल है, रबड़ है, रबड़ को आप खींचें तो उसके पास जो एनर्जी स्टोर्ड हो रही है वो क्या हो रही है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे इस कलम की बात करें, यहाँ पे इसका कुछ पोजीशन है, इसके पास कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, इसको मैं ऊपर उठा रहा हूँ तो इसके पास यहाँ तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी,
लेकिन अब जो उसके पास एक्सेस आया वो कौन सी एनर्जी आई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटी के अगेंस्ट हमने वर्क किया तो उसके पास कुछ एनर्जी आ गई। जब भी किसी के ऊपर वर्क करते हैं तो उसके पास एनर्जी आ जाती है। तो बहुत सारे डिटेल से समझेंगे, मतलब यहां पे हम क्या चेंज कर रहे हैं, पोजीशन चेंज कर रहे हैं ग्रेविटी के अकॉर्डिंग, तो उस एनर्जी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आप जब समझेंगे बाद में तो हैरानी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कुछ होता नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है बेसिकली। जैसे आप स्प्रिंग को यूं ही जैसे नॉर्मल उसका कॉन्फ़िगरेशन है तो उसके पास भी तो कुछ एनर्जीज हैं, वो जो एनर्जी पहले से है दैट इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, उसको हम लोग जीरो मान लेते हैं, इसीलिए हम कहते हैं इसके पास इतनी पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी शुरू में भी कुछ होता है और आखिर में कुछ होता है, उसका जो डिफरेंस है वही बढ़ता है या वही घटता है। डिटेल ज़्यादा हो गया क्या? नो वरीज। देखिए बात क्या है कि आप इतना समझें कि पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होता है, या तो किसकी वजह से, पोजीशन की वजह से या उसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, और काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से, प्योरली उसके मोशन की वजह से। किसकी वजह से, मोशन की वजह से। तो हम लोग अब चलेंगे एक्सप्रेशन में, जो जो यहां पे डिस्कस किया वैसे करने का, बहुत कुछ कर सकते बट इतना करना नहीं है, ठीक है। चलिए क्या है हमारा टॉपिक, एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या टॉपिक है हमारा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे एक बच्चा ने बहुत बड़ा कमेंट किया था कभी, तो उसको आप समझने की कोशिश करें क्या किया था उसमें, मैं बता रहा हूँ आपको। मान लेते हैं एम मास का बॉडी है ना, और ये ही हमने ये ग्राउंड मान लिया, कहीं से भी हम शुरू कर सकते हैं, यहाँ से हमने बात करनी शुरू की है ना, और ठीक है इसको उठा के मैं यहाँ पे लेके आया, और कितना हाइट लेके आया, h हाइट। अब यहाँ पे जो लेके आया, पहले प्रोसेस को समझते हैं। यहाँ पे कहीं पे भी बॉडी है, यहाँ पे है ना, इस बॉडी को मैंने मान लिया कहीं पे भी है ना, तो यहाँ पे अगर है तो नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, अर्थ नीचे लगा रहा है, कितना फोर्स लगा रहा है, mg। अब बताइए मैं अगर इसको ऊपर उठाने की कोशिश करूं तो हमको भी कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, mg से थोड़ा ज़्यादा, मतलब यहाँ भी तो यहाँ पे भी mg लग रहा है, ऐसे नहीं आने लग रहा है, उठाना तो यहाँ से शुरू करना है, तो मुझे ऊपर कितना फोर्स लगाना है, थोड़ा सा mg से ज़्यादा। अब एक बात बताएं कि अर्थ तो नीचे फोर्स लगा रहा है, वेट वाला फोर्स mg, अगर हम भी फोर्स mg ही लगाएं तो बॉडी जहां था वहीं रह जाएगा। तो बॉडी को अगर मोशन में लाना है तो आपको mg से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि हम जो फोर्स लगाएंगे वो तो ज़्यादा होगा, लेकिन बात यह है कि हम जब फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए, एक्सेलरेशन। और हम चाहते हैं कि एक्सेलरेशन ना हो, एक्सेलरेशन ना हो, तो हम क्या करेंगे, ये अज्यूम कर रहे हैं, मतलब हम सोच रहे हैं ऐसा कि mg से जरा सा ज्यादा शुरू में लगा देंगे तो बॉडी रेस्ट से किस में आ जाएगा, मोशन में, ऊपर ज्यादा फोर्स नीचे थोड़ा कम फोर्स, और जो ही मोशन में आ जाएगा फिर हम mg कर देंगे। मतलब समझ रहे हैं, मान लेते हैं कि यहाँ बॉडी है, नीचे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, तो हमने ऊपर लगा दिया 10.1 न्यूटन, तो 0.1 न्यूटन ऊपर तो बचा, उससे बॉडी रेस्ट से किस में आ जाएगा, मोशन में, और जो ही मोशन में आएगा फिर हम 10 न्यूटन कर देंगे। तो इससे फायदा क्या होगा, नीचे 10 न्यूटन ऊपर भी 10 न्यूटन और नेट फोर्स जीरो, बॉडी चूंकि मोशन में आ चुका है तो उस स्पीड को मेंटेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हम लगातार कितना फोर्स लगाएंगे, mg फोर्स लगाएंगे। समझ पाए हम क्या कह रहे हैं, शुरू में इस पर फोर्स नीचे की तरफ कितना लग रहा है, 10 न्यूटन, और हम भी ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, 10 न्यूटन। तो बॉडी शुरू में रेस्ट में था और नेट फोर्स जीरो है, तो बॉडी रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहेगा, कब तक, जब तक नेट फोर्स क्या ना हो, नन जीरो ना हो। तो हम क्या किए, थोड़ा सा फोर्स ज्यादा लगाए, थोड़ा सा फोर्स ज्यादा लगाते ही नेट फोर्स ऊपर की तरफ आया, तो बॉडी रेस्ट से किसमें आ जाएगा, मोशन में, और मोशन में आने के बाद ही हम फोर्स को थोड़ा कम कर देंगे, 10 नीचे 10 ऊपर, नेट फोर्स जीरो, और बॉडी चूंकि मोशन में आ चुका है तो मोशन में ही रहेगा। तो ये चालाकी हम लोग करेंगे, ठीक है। आई थिंक मेरी बात आपको समझ आई। तो ये क्वेश्चन एक बच्चे ने किया था, मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश की कि कैसे बॉडी मोशन में आ रहा है। तो एक्चुअली mg फोर्स नीचे लग रहा है, ये फोर्स कौन सा वाला है, अर्थ वाला, बाई अर्थ, और ये mg लगाया जा रहा है, ये क्या है, एक्सटर्नल फोर्स। शुरू में ही mg से थोड़ा ज्यादा लगाए थे और फिर कम कर दिए, सिंपल सा, ठीक है। तो और जा कितना रहा है ऊपर, h ऊपर जा रहा है, तो एक्सटर्नली जो वर्क होगा, तो वर्क डन कौन सा वाला, एक्सटर्नल वाला, वो क्या होगा, फोर्स क्या होता है, Fs cos थीटा। फोर्स हम कितना लगा रहे हैं, mg नीचे mg ऊपर, और बॉडी किसी तरह से मोशन में लेके आ गए, और डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना, h, और जिधर हम फोर्स लगा रहे हैं उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो एंगल कितना, 0 डिग्री है ना। तो ये हो गया mgh इंटू 1, तो आया कितना, mgh। तो हम जो एक्स्ट्रा, जब हमने जो वर्क किया इस बॉडी पर इस हाइट तक ले जाने में, दैट वेरी वर्क इज कन्वर्टेड है ना इनटू एनर्जी कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो हुआ हमारा
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, mgh। कहाँ पे, इस पॉइंट पे। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक से सही नहीं है। हमने क्या किया है, हमने मान लिया यहां तक भी तो उठा के रखने में, मतलब सरफेस के ऊपर जहां से हम उठाए हैं वहां तक भी तो उसके पास भी तो कोई एनर्जी है स्टोर्ड, है ना। उस एनर्जी को हमने क्या मान लिया था, 0। ये mgh तभी है जब हमने माना है कि यहाँ पे ये सरफेस के पैरेलल, मतलब वहां पे एनर्जी हमारी कितनी एनर्जी है, 0 एनर्जी है, ठीक है। तो इसीलिए अगर यहाँ पे मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, है ना, यहाँ पे क्या चाहिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे 0 माने तो यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 प्लस mgh इतना हुआ है। अगर हम कितना मानते, x मानते तो क्या होता है, x प्लस mgh। तो बेसिकली जिसको हम mgh कहते हैं वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, दैट इज द इंक्रीमेंट इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है। यहां पे हम 0 माने थे तो यहां mgh हुआ, यहां अगर x मानेंगे तो यहां x प्लस mgh होगा, यहां अगर y मानेंगे यहां y प्लस mgh होगा। वो यहां कितना होगा, वी डोंट नो, ठीक है। तो एक्चुअल में हम लोग क्या जानते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। जैसे यहां पे अगर हम x मान लें और यहाँ पे h हाइट है ना, तो यहाँ होगा x प्लस mgh। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 1 मान लेते हैं, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लेते हैं, 2। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी 2 और पोटेंशियल एनर्जी 1 का डिफरेंस निकालें तो बाद में x प्लस mgh और शुरू में x खत्म, आया कितना, mgh। तो जो पोटेंशियल एनर्जीज का डिफरेंस है वो कितना आया, mgh। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसको आप mgh समझ रहे थे वो mgh एक्चुअली क्या है, दैट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, नॉट पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है, ये ख्याल में जरूर रखें। जब हम mgh कहते हैं तो सरफेस में हम मान लेते हैं कि 0 पोटेंशियल एनर्जी है, कौन सी वाली, ग्रेविटेशनल वाली। क्लियर है, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। और यहाँ पे जो g का वैल्यू है उसको हमने कांस्टेंट एज्यूम किया, मतलब इतनी हाइट हम लेके नहीं चले गए जहाँ पे g का वैल्यू चेंज हो रहा है। इन चीज़ों का भी ख्याल में रखना है। जैसे कॉन्टेक्ट में लिखा है, सरफेस ऑफ द अर्थ इज टेकन एज रेफरेंस फॉर हाइट इन कैलकुलेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बाय दिस एजम्पशन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एट मीन सी लेवल इज कंसीडर टू बी 0। मतलब जो सी लेवल मतलब सबसे नीचे वाले लेवल को मानते हैं हम अर्थ को, है ना, अर्थ के मतलब आप समझिए अर्थ के सरफेस को हम सी लेवल में मानेंगे, ठीक है। वहाँ पे हम जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम 0 मान लेते हैं, एक्चुअल में होता नहीं है, ठीक है, ये भी ख्याल में रखें। अब आते हैं हम लोग कौन सी एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में, है ना। कौन सी एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में। ये काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं, है ना। मैं थोड़ा आपको डेप्थ में बार बार जो मैं नोट कर रहा हूँ कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान दें ना, मैं किस पे ज़्यादा फोर्स डाल रहा हूँ, स्ट्रेस डाल रहा हूँ, ठीक है। अब बताइए, इसका जो फार्मूला होता है हाफ mv² आता है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए काइनेटिक थ्योरम, काइनेटिक एनर्जी को समझने के लिए हम लोग समझेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम को, है ना। इसको डिटेल समझना है तो हमें 11th का वेट करना पड़ेगा। मैं बस सिंपल सी बात बता रहा हूँ जहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है ना, मैंने लगातार F फोर्स लगाया, नेट फोर्स F मान लेते हैं, है ना। बहुत सारे फोर्सेज है, वैसे एक ही फोर्स अभी F ले रहे हैं, है ना। और इसकी वजह से बॉडी में जो एक्सेलरेशन डेवलप हुआ वो कितना, A हुआ, ठीक। F फोर्स लगातार लगा रहे हैं और अभी कांस्टेंट एज्यूम कर रहे हैं, है ना। ये मतलब वेरिएबल भी हो सकता है। और डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं S हो रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। A एक्सेलरेशन है, शुरू में वेलोसिटी हमने कितना मान लिया, u, और फाइनली वेलोसिटी हमने कितना मान लिया, v। u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है। आपको लिखना है, सारी बातें लिखते जाएं, ठीक है। तो हम जो वर्क करेंगे तो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन बाय दिस फोर्स। वैसे बहुत सारे फोर्सेज हो सकते हैं, वर्क डन बाय टोटल फोर्सेज, ये है एक्चुअली कंसेप्ट, वर्क डन बाय टोटल फोर्सेज। अब फोर्सेज की भी बहुत सारी किस्में हैं, कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, बहुत तरह के फोर्सेज है। सारे फोर्सेज का जो सम है ना, वो क्या होगा, वर्क का फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा। तो एफ डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस, और कॉस 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा एफ इंटू एस। अब अगर हम बात करें, हम मान लेते हैं फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसकी गारंटी नहीं है, बट यहाँ पे हम अज्यूम किए हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, नहीं तो हमें समझ नहीं आएगा। तो क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, v² माइनस u² बराबर 2s। ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ही इक्वेशन है, जहाँ पे v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है और s डिस्प्लेसमेंट है।
तो फाइनली वी स्क्वायर यू स्क्वायर सब सेम है, 2a सब कुछ तो वही है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर दे रहे हैं, 2a नीचे आ गया और यहाँ पे क्या बच गया, s। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और s कितना आया हमारा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। तो ये हो गया हमारा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, जहाँ पे a कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो वर्क है, चूंकि यहाँ पे मोशन की बात हो रही है, तो इसकी वजह से जो एनर्जी पॉजेज होगी, यही वर्क किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा एनर्जी में, जिसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी आ रहा है वो क्या हो जाएगा, देखिए 2 यहाँ तो a कैंसिल हो गया, बचा क्या, m/2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, है ना। इतनी बातें आप नोट कर लिए होंगे, नोट कर लीजिए। 10 इक्वेशन है ना, इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए जो हमारी काइनेटिक एनर्जी आई वो क्या आई, हाफ m, देखिए हाफ m वी स्क्वायर माइनस हाफ m यू स्क्वायर, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी कहना अभी सही नहीं, अभी इसको हम क्या लिख रहे हैं, वर्क ही लिख रहे हैं, ठीक है, बाद में भी बदलेंगे, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, वर्क हो गया। जो वर्क है, आप एक बात बताएं, जब हम काम करते हैं, काम, व्हाट इज वर्क, वर्क इज द वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। मैंने बोला जब काम करते हैं तो वे ऑफ, मतलब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है। अब यहाँ बताइए, यहाँ पे हाफ m वी स्क्वायर वर्क ही तो है, और यहाँ पे कुछ हो रहा है, कुछ बदल रहा है, कुछ बदल रहा है। यहाँ पे इस बदलाव में कुछ तो एनर्जी ना बदल रहा होगा, वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। तो यहाँ पे एनर्जी बदल रहा है, हाफ m यू स्क्वायर से बढ़ के कितना हो गया, हाफ m वी स्क्वायर, मतलब मान लेते हैं कि ये 50 जूल है, मान लेते हैं, और ये 70 जूल है, मतलब 50 जूल था, अब कितना हो गया 70 जूल, तो डिफरेंस कितना हुआ 20 जूल, मतलब 20 जूल इंक्रीज हुआ, 20 जूल इंक्रीज हुआ। तो जो हम वर्क करते हैं, जितने सारे फोर्सेज इन्वॉल्व हैं उस बॉडी पर, जो हम वर्क करते हैं, मास का बॉडी है ना, वो कुछ एनर्जीज का डिफरेंस के बराबर है। और इस एनर्जी के डिफरेंसेज में देखिए यहाँ पे u है, यहाँ पे v है। u स्टैंड्स फॉर इनिशियल वेलोसिटी, स्पीड है, और ये फाइनल वेलोसिटी है, स्पीड यहाँ पे भी है। तो बॉडी में जब मोशन होगा तभी तो वेलोसिटीज आएंगे ना, और मोशन की वजह से यहाँ पे कुछ कुछ चेंज हो रहा है, और क्योंकि यहाँ पे चेंज जो हो रहा है वो तो एनर्जी ही चेंज हो रहा है ना। मेरी बात समझ आ रही है। तो ये जो एनर्जी है चूंकि मोशन से कनेक्टेड है, इसको नाम दिया गया है काइनेटिक एनर्जी। और ये फाइनल वाला है तो फाइनल, और ये इनिशियल वाला है तो इनिशियल। तो वर्क बराबर क्या हो गया, के फाइनल माइनस के इनिशियल, इसको बोलते हैं चेंज। तो वर्क डन बाय टोटल फोर्सेस किसके बराबर आया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इतना तो आप नोट कर लिए होंगे, इसके बाद यहाँ पे गए थे, ठीक है। तो वर्क डन बाय टोटल फोर्सेस किसके बराबर आया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और इसी को हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। देखिए मैंने क्या किया, इसमें वर्क किया एफ एस कॉस थीटा, उधर ही फोर्स उधर ही डिस्प्लेसमेंट, तो एफ एस कॉस 0 डिग्री, एफ एस फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। ये कहाँ से आया, इक्वेशन ऑफ मोशन से, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है उसके अकॉर्डिंग। ए कैंसिल हो गया, उसके बाद हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, और चूंकि यहाँ पे एनर्जीज का डिफरेंस है, और चूंकि ये मोशन से कनेक्टेड है, इसलिए इसका नाम मैंने क्या दिया, काइनेटिक एनर्जी। और ये हुआ फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और ये हुआ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ m इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। तो काइनेटिक अगर वेलोसिटी v माने तो ये होगा हाफ m v स्क्वायर, है ना। इतनी बात समझ आ गई। चूंकि v कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी निगेटिव। अगर v 0 हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी। बॉडी अगर रुका हुआ है किसी के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी 0, मतलब काइनेटिक एनर्जी 0, और v निगेटिव हो पॉजिटिव से फर्क ही नहीं पड़ता, उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आएगा। दैट इज काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी निगेटिव। लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैन बी निगेटिव, पॉजिटिव और 0, वो डिपेंड करता है, उसमें भी ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है चीज़ें। इतनी बातें आपको शायद मुझे लगता है कि समझ आ गई। तो काइनेटिक एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज ऑन अ बॉडी इज नथिंग बट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें बहुत सारे स्पेशल केसेस हैं, आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है, उतार लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, इतनी बात तो आपको समझ आ गई होगी, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी तक हमने पढ़ा। नेक्स्ट और क्या पढ़ेंगे, अब इसमें बोला डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एक होता है सीधे अगर बॉडी जाए, है ना, सीधे जाए या ऐसे कुछ जाए, है ना, तो मतलब कर्व में जाए या स्ट्रेट लाइन में जाए, उसकी वजह से जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। वैसे यहाँ पे बस बोला है स्ट्रेट लाइन की वजह से। एक होता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, बाद में पढ़ेंगे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आएगा। बॉडी जैसे फैन है तो फैन रोटेट करता है, उसमें भी काइनेटिक एनर्जी होती है, उसको हम बोलते हैं कौन सा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। एक होता है वाइब्रेशंस की वजह से, उसको मतलब वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये बताने की जरूरत नहीं, बस याद रख लें काइनेटिक एनर्जी के 3 टाइप्स हैं यहाँ पे, एक ट्रांसलेशन वाला, सीधे वाला, एक रोटेशन वाला और एक वाइब्रेशन वाला। क्लियर है। इसमें एक रिलेशन दिया हूँ, बता दे रहा हूँ, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम।
रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। काफ़ी आसान रिलेशन है ना, समझना बहुत टफ नहीं है। इसको समझाने के बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझाने की आपको कोशिश करूंगा। ओके बच्चों, तो काइनेटिक का फॉर्मूला क्या है बोलिए, के लिख लेते हैं, हाफ mv²। हमें पता है मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम का सिंबल अक्सर p इस्तेमाल करते हैं, आप कुछ भी इस्तेमाल कर लें बट p इस्तेमाल होता है, ठीक है। मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv²। तो मैं इसको अगर सिंपल सी बात बोलूं, हाफ mv², ऊपर भी m से गुना कर दिया और नीचे भी m से, मतलब ऊपर भी m कर दिया नीचे भी m कर दिया, सिंपल। तो क्या होगा, यहाँ m² v² मतलब mv का होल स्क्वायर बाई 2m। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया mv मतलब मोमेंटम का स्क्वायर बाई 2m। तो ये k बराबर p² बाई 2m, ये एक रिलेशन हमारा आ गया। आई थिंक ईजी है। इसी को लिखने के कई तरीके हैं। मैं लिख सकता हूँ p² बराबर 2mk, जहाँ पे k काइनेटिक एनर्जी है, मास है 2 कांस्टेंट है, ये तो इक्वल टू है p मोमेंटम का स्क्वायर, या p बराबर क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2mk, ठीक है। तो ये सारी बातें थी। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, उसको डिटेल वहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में जाएंगे, उसके अंदर है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम है ना। मैंने समझाने की तो कोशिश की, आपको कितना समझ आया, स्पीड बढ़ गया आज, तो ये भी मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।